स्वागत है। आज हम दिमाग से जुड़े कुछ सबसे दिलचस्प और शायद कुछ सबसे विवादास्पद सवालों की तह तक जाएंगे। वो सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सुने हैं। हाँ, जैसे कि क्या हम वाकई अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या कोई इंसान सिर्फ अपनी सोच की ताकत से चम्मच को टेढ़ा कर सकता है? और वो दवाएं क्या सच में ऐसी गोलियां हैं जिन्हें खा के सैनिक 40 घंटे तक बिना थके बिना सोए लड़ सकते हैं? बिल्कुल। और इन सवालों के जवाब वो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक की छोटी सी बात से शुरू होती है और आज इलॉन मस्क के दिमाग में लगने वाली चिप पर जाकर खत्म होती है। ये दिखाती है कि कैसे एक गलतफहमी, मतलब एक झूठ, विज्ञान को, सेना को और पूरे समाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे मशहूर है, ये 10% वाली बात। फिल्मों में, किताबों में, हर जगह है। ये आई कहां से? ये एक क्लासिक केस है कि कैसे किसी बात को उसके असली मतलब से निकालकर कुछ और ही बना दिया जाता है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें 1907 में मिलती हैं, विलियम जेम्स के काम में। वो एक बहुत ही सम्मानित मनोवैज्ञानिक थे। पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपनी संभावित मानसिक क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये एक फिलोसॉफिकल बात थी, कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं। एक तरह की मोटिवेशनल बात। बिल्कुल। कि हम और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर ये 10% का एकदम सटीक आंकड़ा कहाँ से आया? हाँ, ये नंबर किसने दिया? वो आया एक पत्रकार की वजह से, और उसने इसे एक शानदार मार्केटिंग टूल बना दिया। मार्केटिंग टूल? हुआ ये कि 1930 में लोवेल थॉमस नाम के एक पत्रकार डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाँ, उसी की भूमिका लिख रहे थे। उन्होंने विलियम जेम्स की बात को मतलब तोड़ मरोड़ कर उसमें 10% का आंकड़ा जोड़ दिया, और बस। और वो बात आग की तरफ फैल गई पूरी दुनिया में। मतलब ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का शायद सबसे बड़ा और सबसे कामयाब मार्केटिंग जुमला था। बिल्कुल, क्योंकि ये आइडिया बहुत आकर्षक है ना? हाँ, ये हमें उम्मीद देता है कि हमारे अंदर कोई सुपर पावर छिपी है जिसे बस अनलॉक करने की देर है। एग्जैक्टली, एक शॉर्टकट का वादा। लेकिन विज्ञान ने इस पर क्या कहा? विज्ञान ने तो इसे खारिज कर दिया होगा पूरी तरह से। 2008 में हुई ब्रेन एक्टिविटी स्टडीज ने इस पर आखिरी कील ठोक दी। fMRI और पेट स्कैन्स वाली स्टडीज। जी, उनसे ये साफ हो गया कि हम दिन भर में अपने दिमाग का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। तो 10% वाली बात का चैप्टर तो वैज्ञानिक रूप से बंद हो चुका है। पूरी तरह से। ठीक है, तो ये एक शानदार मार्केटिंग कहानी निकली, पर ये कितना दिलचस्प है कि जैसे ही दिमागी क्षमता को अनलॉक करने का एक रास्ता बंद हुआ, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी ने एक दूसरा और कहीं ज्यादा डरावना रास्ता खोल दिया। अब बात क्षमता बढ़ाने की नहीं थी, अब बात थी दिमाग को कंट्रोल करने की। स्रोत में कैप्टन अमेरिका के बकी बार्न्स का जिक्र है, जो कुछ कोड वर्ड सुनकर एक किलिंग मशीन बन जाता है। ये तो फिल्मी लगता है, पर क्या इसका कोई असल कनेक्शन है? हाँ, इसका कनेक्शन बहुत गहरा और परेशान करने वाला है। ये सीधे तौर पर CIA के एक बदनाम प्रोजेक्ट से जुड़ा है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इसकी कहानी कोरिया युद्ध के दौरान शुरू हुई। जब कुछ अमेरिकी सैनिक नॉर्थ कोरिया की कैद से छूटे तो उन्होंने कैमरे पर अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिए। और ये अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सैनिक ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने मान लिया कि दुश्मन ने उनके सैनिकों का ब्रेन वॉश कर दिया है। एग्जैक्टली। ब्रेन वॉश शब्द असल में वहीं से निकला। अच्छा। अमेरिकी जनरलों में एक खौफ बैठ गया कि चीन और सोवियत यूनियन ने दिमाग को कंट्रोल करने का कोई तरीका खोज लिया है, और यहीं से सुपर सोल्जर्स बनाने की दौड़ शुरू हुई। एक अंधी दौड़, एक ऐसा सैनिक बनाने की होड़ जो बिना सवाल के आदेश माने, जिसे दर्द ना हो और जो किसी भी टॉर्चर के आगे न टूटे। और इसके लिए सरकार ने CIA को खुली छूट दे दी। असीमित फंड और पूरी छूट। इसी के तहत 1950s के दशक में पहले प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, फिर प्रोजेक्ट आर्टिचोक और आखिरकार 1953 में सबसे कुख्यात प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा शुरू हुआ। सुनने में ये भयानक लगता है। मतलब ये लोग कौन थे जिन पे ये सब किया गया? CIA अपने ही नागरिकों पे प्रयोग कर रही थी। और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे काला सच है। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाया। स्रोत के मुताबिक सड़कों पर रहने वाले बेघर लोग, वेश्याएं और सबसे ज्यादा कैदी।
हाँ, उम्र कैद या मौत की सजा पाए कैदी, जिनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। खुरी नहीं। इन लोगों को बिना बताए LSD जैसी ड्रग्स दी गई, उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश की गई, उन पर तरह तरह के मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत से लोग मारे गए और जो बच गए उनमें से कई हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। तो मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक नाकामी था। इतने साल, इतना पैसा, इतनी जानें गईं, सब बर्बाद। हाँ और नहीं। मतलब अपने असली मकसद में यानी माइंड कंट्रोल या सुपर सोल्जर बनाने में ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हुआ। एक भी सुपर सोल्जर नहीं बना। लेकिन CIA ने अनजाने में एक बहुत बड़ी खोज कर ली थी। उन्हें ये समझ आया कि दिमाग को आदेशों से कंट्रोल करना तो नामुमकिन है, लेकिन उसे केमिकल से प्रभावित किया जा सकता है। अच्छा, ये एक जबरदस्त पिवट था। बिल्कुल। माइंड कंट्रोल का सपना टूटा, लेकिन माइंड एनहांसमेंट का अरबों डॉलर का बाजार यहीं से पैदा हुआ। तो ये जो हम आज सुनते हैं स्मार्ट ड्रग्स या नूट्रोपिक्स, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। आपने नस पकड़ ली। सरकार का फोकस कंट्रोल पर था, लेकिन फार्मा कंपनियों ने देखा कि इसी केमिकल साइंस से एनहांसमेंट का बाजार खुल सकता है। और कहानी पहुंचती है बेल्जियम। हाँ, 1960s में, जहां एक डॉक्टर नींद की दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे गलती से एक ऐसी दवा बन गई जो ठीक उल्टा काम करती थी। नींद उड़ा देती थी। हाँ, और याददाश्त और कंसंट्रेशन को तेज कर देती थी। इस दवा का नाम था पिरासिटाम, और ये दुनिया की पहली स्मार्ट ड्रग मानी जाती है। और जैसे ये खबर बाहर आई, एक रेस शुरू हो गई होगी। जबरदस्त रेस। एस्ट्रोनॉट से लेके एथलीट्स तक हर कोई अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इसे इस्तेमाल करने लगा। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1970s में फ्रांस से। वहाँ एड्रेफिनिल नाम की एक दवा बनी जो दिमागी थकान और बोरियत को पूरी तरह खत्म कर देती। बोरियत को भी? हाँ, और इसी का एक और ज्यादा शक्तिशाली वर्जन था मोडाफिनिल। और इस दवा का इस्तेमाल हमें सीधे ले जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तक। बिल्कुल, खाड़ी युद्ध। वहाँ इसका क्या काम? स्रोत के अनुसार जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया, तो अमेरिका और सहयोगी देशों ने मिलकर एक विशाल सैन्य ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी वायुसेना के फाइटर पायलट्स को गोपिल्स के नाम से मोडाफिनिल दी गई। गोपिल्स? नतीजा ये हुआ कि ये पायलट्स बिना सोए, बिना थके, पूरी तरह फोकस्ड रहकर 40 से 48 घंटों तक लगातार लड़ाकू मिशन उड़ाते रहे। एक मिनट रुकिए, मतलब सेना अपने ही सबसे काबिल पायलट्स को बिना ये बताए कि वो क्या ले रहे हैं, एक पावरफुल दवा दे रही थी? ये नैतिक रूप से एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था। पायलट्स को सिर्फ इतना पता था कि ये उन्हें जगाए रखने की दवा है, और इसके साइड इफेक्ट्स, ये तो अपने ही लोगों पे एक तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। इसकी असलियत तो बहुत बाद में एक इनसाइडर ने लीक की, लेकिन सेना के लिए नतीजा सबसे ज्यादा मायने रखता था और नतीजे हैरान करने वाले थे। और विडंबना देखिए, जब ये जानकारी लीक हुई तो इसका उल्टा असर हुआ। सेना की आलोचना होने की बजाय ये दवा सिलिकॉन वैली के प्रोग्रामर्स, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स, इनके बीच रातों रात मशहूर हो गई। लिमिटलेस जैसी फिल्मों का आइडिया यहीं से हकीकत बनने लगा था। सही पकड़ा। अच्छा, दिमाग को केमिकल से बूस्ट करना एक बात है, लेकिन एक और फैंटेसी हमेशा से रही है, टेलीकाइनेसिस, बिना छुए चीजों को हिलाना। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? स्रोत इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। पूरी तरह से? हाँ, वैज्ञानिकों ने ऐसे दावे करने वाले कई लोगों पर कंट्रोल्ड माहौल में एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज तक कोई भी एक भी ऐसा नतीजा नहीं दे पाया जिसे दोहराया जा सके। तो टेलीकाइनेसिस साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन विज्ञान ने दिमागी कंट्रोल का एक दूसरा और कहीं ज्यादा वास्तविक रास्ता खोज निकाला है। आप मशीनों की बात कर रही हैं? हाँ, हम अपनी सोच से चम्मच नहीं मोड़ सकते, पर हम अपनी सोच से मशीनों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ बात आती है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की। बिल्कुल, उन्होंने हाल ही में एक लकवाग्रस्त इंसान के दिमाग में चिप लगाकर उसे सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर चेस खेलने में मदद की। और सिर्फ न्यूरालिंक ही नहीं है? नहीं, सिंक्रोन नाम की एक और कंपनी है जो शायद इससे भी एक कदम आगे है। अच्छा। उन्होंने बिना ओपन ब्रेन सर्जरी के सिर्फ गर्दन की एक नस के जरिए इंजेक्शन से दिमाग तक इलेक्ट्रोड पहुंचाने का तरीका खोज निकाला है। बिना सर्जरी के? हाँ, 2021 में उन्होंने एक मरीज की मदद से सिर्फ सोचकर एक ट्वीट भेजने का सफल प्रदर्शन भी किया था। वाह, ये अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। ये आज की हकीकत है। ये सुनने में तो किसी चमत्कार जैसा लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। पर स्रोत एक बहुत गंभीर सवाल उठाता है।
अगर कल को इलॉन मस्क कहें कि $50,000 दो और अपनी मेमोरी 20% बढ़ा लो, तब क्या होगा? तब हम एक ऐसे समाज की दहलीज पर होंगे जहां अमीर लोग सिर्फ पैसे में ही नहीं बल्कि दिमागी क्षमता में भी गरीबों से आगे होंगे। एक कॉग्निटिव डिवाइड। बिल्कुल। सोचिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जहां आप फोकस बढ़ाने के लिए बेसिक पैक ले सकते हैं और क्रिएटिविटी के लिए प्रीमियम पैक। आपकी चेतना, आपकी सोच एक सर्विस बन जाएगी जिसे आप खरीदते और बेचते हैं। ये एक बहुत ही डरावना भविष्य हो सकता है। तो हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चिप्स हमारी क्षमता बढ़ा सकती हैं। लेकिन आज की हकीकत क्या है? स्रोत कहता है कि हम पहले से ही एक तरह की केमिकल स्लेवरी में जी रहे हैं। हाँ, रासायनिक गुलामी। और ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी दिमागी क्षमता के लिए बाहरी केमिकल्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहले इंसान मेहनत करके फोकस बढ़ाता था, अब छात्र परीक्षा पास करने के लिए या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव डेडलाइन पूरी करने के लिए गोली खाकर फोकस खरीद रहा है। हमारी सबसे निजी चीज, हमारी चेतना, एक बिकाऊ प्रोडक्ट बन गई है। बिल्कुल। लेकिन दिमाग इतना सीधा भी नहीं है। स्रोत में कुछ ऐसी पहेलियों का भी जिक्र है जो विज्ञान आज तक नहीं समझ पाला, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, ये कैसे होता है कि हमारा दिमाग एक नकली चीनी की गोली को असली दवा मान लेता है और शरीर में असली बदलाव ले आता है? ये दिमाग की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, जिसका राज हम अभी तक नहीं जानते। या फिर वो किस्से जहां किसी के सिर पर चोट लगती है और वो अचानक से पियानो बजाने लगता है बिना किसी ट्रेनिंग के। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद सारी जानकारी हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है, किसी लॉकर में बंद। चोट बस उस लॉकर की चाबी का काम करती है। मतलब हम बाहर से चिप और केमिकल डाल रहे हैं, जबकि असली खजाना शायद अंदर ही कहीं बंद है। एक तरह से, हाँ। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। अगर न्यूरलिंक जैसी कंपनियां कल को सरकारों के साथ मिल जाएं, तो क्या वो हमारे विचारों को भी कंट्रोल कर सकती हैं? क्या वो हमारे दिमाग में झूठी यादें डाल सकती हैं या सच्ची यादें मिटा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हमारे पास नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों का नहीं रहा। तो 100 साल पुराने 10% वाले मिथक से शुरू होकर हम CIA के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से होते हुए आज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के दरवाजे पे खड़े हैं। हमने सोचने वाली मशीनें यानी AI बना ली और अब हम खुद अपने दिमाग को एक अपग्रेडेबल मशीन बनाने की तैयारी में हैं। यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगर दिमागी क्षमता को बढ़ाने की ये ताकत हमें मिल भी गई, तो क्या हम एक समाज के तौर पर इसे संभालने के लिए तैयार हैं? क्या इसका बंटवारा पैसे, जाति और धर्म को देखे बिना बराबरी से हो पाएगा? और सबसे बुनियादी सवाल, क्या हमें प्रकृति की सबसे जटिल, शक्तिशाली और खूबसूरत रचना यानी इंसानी दिमाग के साथ इतनी छेड़छाड़ करनी भी चाहिए? या फिर कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है?